मेरे पहला नए पे आप लोगों का स्वागत है। आज साइंस का क्वेश्चन आंसर देखते हैं और उसके बाद साथ साथ डिटेल्स भी देखते हैं। 2024 में एलपी और टेक्नीशियन एनटीपीसी जो भी आएगा साइंस जिसमें पूछा जाता है सभी के लिए इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया है। उसके बाद साइंस का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है? तो उत्तर प्रदेश लगता है, पश्चिम बंगाल भी लगता है, उत्तराखंड भी लगता है और असम नहीं लगता है। और उसके साथ देख लेते हैं कि भारत के जितना भी पड़ोसी देश हैं और सभी के साथ कौन कौन सा स्टेट लगता है और कितना कितना किलोमीटर है, कितना कितना किलोमीटर लगा हुआ है सीमा। जैसे पड़ोसी देश और भारत के समवर्ती राज्य सीमा नियंत्रण रेखा की लंबाई। अफगानिस्तान से जम्मू और कश्मीर 106 किलोमीटर। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम 4096.1 किलोमीटर है। ऑपरेटिंग जीरो लाइन्स पूर्वांचल में इसे कहते हैं। और भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। जयगांव भूटान गेट 699 किलोमीटर है। और आगे देख लेते हैं। चीन लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है 4056 किलोमीटर। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम को छूती है। जोरिन पुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नाम से 287 किलोमीटर है। नेपाल के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। भारत नेपाल सीमा 1690 किलोमीटर। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। नियंत्रक रेखा एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल रेड क्लिफ रेखा भी इसी के नाम से जानना, रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। 3323 किलोमीटर लगता है पाकिस्तान के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे पे एक चरखा का निशान था। ये 1931 में अपनाया गया था। एक मिनट, पेन नहीं चल रहा है। 1931 ईस्वी में। और इसका डिटेल्स भी थोड़ा देख लेते हैं। उन्नीस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने तिरंगे झंडे के केंद्र में चरखे का उपयोग किया था। और भारतीय कांग्रेस के बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। इससे भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। से 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का पहला सत्र बम्बई में आयोजित किया गया था। 31 दिसंबर तक जारी रहा। इसकी शुरुआत में सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा ने मिलकर किया था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को ए.ओ. ह्यूम भी कहा जाता है। और पहले सत्र में सभी भारतीय प्रांतों 172 प्रतिनिधियों भाग लिया था। ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में कितना भारतीय प्रांतों से प्रतिनिधि भाग लिया था? तो 72। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी एसएससी में बार बार ये पूछा जाता है। पहले सत्र में अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी था। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न ध्वनि किस प्रकार की ध्वनि होती है? पराश्रव्य तरंग होता है। पराश्रव्य तरंग चमगादड़ द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कहते हैं। एक चमगादड़ द्वारा उत्पन्न ध्वनि पराश्रव्य ध्वनि कहलाता है। पराश्रव्य ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगदैर्घ्य यांत्रिक तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। पराश्रव्य तरंगे का उपयोग इसमें किया जाता है। संकेत भेजने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए, कपड़े, हवाई जहाज, घड़ियों की मशीनरी भागों की सफाई के लिए, कारखानों की चिमनी के दीपक गोली निकालने के लिए, एक द्रव में वंध्वीकरण में, अल्ट्रासोनोग्राफी में पराश्रव्य तरंग का उपयोग करते हैं।
20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों को अपश्रव्य तरंग कहा जाता है और श्रव्य गति की ध्वनि की तुलना में सबसे कम होती है। श्रव्य गति की ध्वनि की तुलना में कम गति होती है। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग 455 से 390 nm होता है। और सभी रंग के बारे में देख लेते हैं। बैंगनी रंग 380 से 450 nm होता है। आवृत्ति 668 से 789 हर्ट्ज। और नीला रंग 420 से 450 nm और आवृत्ति 714 से 670 हर्ट्ज। और नीला 450 से 495 606 से लेकर 668 हर्ट्ज तक। हरा 495 से 570 mm। इसकी तरह आवृत्ति 526 से 606 हर्ट्ज तक। और पीला 570 से 590 nm और आवृत्ति 508 से 526 हर्ट्ज तक। नारंगी 590 से 620 nm 484 हर्ट्ज आवृत्ति 484 हर्ट्ज से 508 हर्ट्ज तक। लाल 620 से 750 mm तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति 400 से 484 हर्ट्ज तक। ECG E, C और G किस अंग की विद्युत गतिविधि का चित्र में प्रतिनिधि हृदय के। और एक और भी होता है EEG ये मस्तिष्क ब्रेन के जांच के लिए होता है और ECG हृदय के जांच के लिए। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन बी का रासायनिक नाम बायोटिन होता है। और देख लेते हैं सभी विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का कोलेकैल्सिफेरॉल। विटामिन के का फाइलोक्विनोन। डैश को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक और गोल्जी काय के बारे में भी देख लेते हैं। गोल्जी काय यह कोशिका अंगक मुख्य रूप से भंडारण, प्रसंस्करण और पैकेजिंग प्रोटीन के लिए जिम्मेदार होता है। गोल्जी काय उपकरण कोशिका द्रव के भीतर पाया जाता है। कोशिका द्रव के भीतर पाया जाता है गोल्जी उपकरण। और पौधे तथा जंतु कोशिका दोनों में मौजूद होता है गोल्जी काय उपकरण। और माइटोकॉन्ड्रिया वह कोशिका अंगक है जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। यह एटीपी या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक ऊर्जा बनाता है। यह एटीपी या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक ऊर्जा अणु का निर्माण बनाता है। कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली कोशिका में प्रवेश करने और बाहर निकालने वाली सामग्रियों के परिवहन को नियंत्रित करती है। केंद्रक यह एक झिल्ली युक्त अंगक है जिसमें जीवों की आनुवंशिक द्रव होते हैं। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक हैलोजन कौन सा है। आयोडीन सबसे ज़्यादा है ग्रुप नंबर 17 में। और हैलोजन ग्रुप नंबर 17 को हैलोजन के नाम से जानते हैं। और इसका सबसे हाईली विद्युत धनात्मक आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन और सबसे कम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सबसे ज़्यादा है आयोडीन। विद्युत धनात्मक हाइड्रोजन 17 में, ये हाइड्रोजन वर्ग के नाम से जाना जाता है ग्रुप 17 में।
सबसे ज़्यादा आयोडीन में, उसके बाद ब्रोमीन में, उससे कम क्लोरीन में और सबसे कम फ्लोरीन में। सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग एक बिंदु पर सूर्य की अवरक्त किरणों को ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है? अवतल दर्पण का। और डिटेल्स भी इसका देख लेते हैं। सोलर कुकर यह एक ऐसा उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके भोजन गर्म करने या पकाने में उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में रोधक पदार्थों से बना एक बॉक्स होता है जिसकी भीतरी सतह पे काली पड़ जाती है। शीर्ष को एक ग्लास शीट द्वारा बंद किया जाता है। सोलर कुकर में मौजूद ग्लास शीट आसानी से सोलर कुकर में विकिरण गुजरती है और विकिरण अवशोषित हो जाता है और शीशे से वापस बाहर नहीं आता है। इसका फिगर ये देख लेते हैं। ये मिरर लगा हुआ है और इसके अंदर में खाना याद देते हैं। ग्लास शीट कवर, ये सनलाइट आ रहा है। एक प्लेन मिरर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना का नवगठित राज्य कितने राज्य से घिरा है? तेलंगाना एक नवगठित राज्य है, मतलब नया तेलंगाना 2014 में बना था। और किस राज्य से कितने राज्य से घिरा हुआ और किसके से ये भी देख लेंगे। 4 राज्य से घिरा हुआ है। और थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। तेलंगाना राज्य आधिकारिक तौर पर 2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में बनाया गया था। अब भारत में केवल 28 राज्य हैं। तेलंगाना 4 राज्य से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश BN श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली एक समिति ने तेलंगाना राज्य गठन का अध्ययन किया। तेलंगाना में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान भी पूछा जाता है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर अभी है। तेलंगाना की वर्तमान राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन। तेलंगाना का वर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना उत्तर में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम में कर्नाटक और दक्षिण और पूर्व दिशाओं में आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है। तेलंगाना ओडिशा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, पश्चिम में कर्नाटक और दक्षिण और पूर्व में आंध्र प्रदेश के साथ घिरा हुआ, लेकिन ओडिशा के साथ सीमा साझा नहीं करता है। सुंदरबन झील कहाँ स्थित है? सुंदरबन झील हरियाणा में स्थित है। और गुजरात में सूरसागर झील है। सूरसागर झील और सुदर्शन झील राजस्थान में, पुष्कर झील और पंजाब में हेरकी झील है। पुष्कर झील और उसके बाद सांभर झील भी राजस्थान में है। सांभर झील गुजरात में सूरसागर और सुदर्शन, और राजस्थान में पुष्कर झील और सांभर झील, पंजाब में हेरकी और कंजली झील है। पहला तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर डैश में स्थित है, महाराष्ट्र में। और जितना भी परमाणु ऊर्जा स्टेशन है सभी को देख लेते हैं। तारापुर के बारे में पहले तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन महाराष्ट्र में स्थित है। यह 28 अक्टूबर 1959 को स्थापित भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु संयंत्र स्टेशन था। यह भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच हस्ताक्षरित 123 समझौते के तहत स्थापित किया गया था। अमेरिका की सहायता से स्टेशन का संचालन भारतीय राष्ट्रीय ऊर्जा निगम द्वारा किया जाता है।
चलिए और ये देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। कायगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में। नरौरा परमाणु ऊर्जा उत्तर प्रदेश। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा तमिलनाडु में। इसी तरह दिया रहेगा और मिलान करने के लिए इसको अल्टरनेट कर मिलान करने के लिए कहेगा क्वेश्चन। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक डैश प्रकार का है। वलित पर्वत। हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय एक प्रकार की युवा वलित पर्वत है। विवर्तनिकी प्लेटों के टकराने से वलित पर्वत का निर्माण होता है। जब दो विवर्तिक प्लेट आपस में टकराती है तब वे संकुचित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की भूपट्टी पर ऊपर उठ जाती है। हिमालय वलित पर्वत है क्योंकि अभी भी विकास की प्रक्रिया में है। हिमालय में पूर्वांचल, उसके विस्तृत भाग अराकान, योमा, म्यांमार और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शामिल है, लेकिन हम उन्हें केवल द्वीपों के रूप में ही मानेंगे। यह भारत का सबसे युवा, अत्यधिक अस्थिर भूभाग है। महाद्वीपीय अभिसरण विवर्तनिकी संचलन बहुत सामान्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है जिसकी नम्यता के साथ साथ उच्च मात्रा की नमी पाई जाती है? लिग्नाइट है ऑप्शन नंबर। और कोयला के बारे में देख लेते हैं, सभी कोयला के बारे में। जैसे लिग्नाइट कोयला जिसे अक्सर भूरे रंग के कोयले के रूप में जाना जाता है, सबसे कम कार्बन मात्रा वाला कोयले निम्न कोटि में आता है। यह अपने कम तापमान, उच्च नमी मात्रा के कारण ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन में कार्यरत है। बिटुमिनस कोयला एक ऐसा कोयला है जो रैंक के संदर्भ में उप बिटुमिनस और एंथ्रासाइट के बीच आता है। बिटुमिनस कोयले का उच्च तापमान होता है और इसका उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में बिजली उत्पादन और इस्पात संयंत्र के लिए किया जाता है। जब पहली बार बिटुमिनस कोयले का सामना करना पड़ा तो यह अवरुद्ध और चमकदार और चिकना दिखाई देता था, लेकिन करीब से निरीक्षण करने से पतली बारी से चमकदार निष्क्रिय परतों का पता चला। एंथ्रासाइट, यह कोयले का उच्चतम रैंक है। सबसे ज़्यादा मोस्ट कोयला एंथ्रासाइट है यूज मैंने उच्चतम रैंक का। यह एक कठोर भंगुर काला चमकदार कोयला है जिसे निश्चित कार्बन का उच्च प्रतिशत है और वाष्पशील पदार्थ का कम प्रतिशत होता है, जिससे कभी कभी कठोर कोयला भी इसे कहा जाता है एंथ्रासाइट को। पीट सबसे बेकार। पीट कोयला के निर्माण से पहले की अवस्था होती है और पीट आंशिक रूप से विघटित पौधे और खनिजों पदार्थों से बना नरम कार्बनिक पदार्थ उच्च दबाव और ऊष्मा के संपर्क में आने पर पीट कोयला बनने के लिए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है। कोयलाफिकेशन कहा जाता है, से गुजरना पड़ता है। दोस्त वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह का वीडियो और लाएंगे और इससे बेहतरीन वीडियो लाएंगे। मैथ और रीजनिंग का मोस्ट क्वेश्चन लाएंगे।